Hello students, myself Dr. Deepak Sinha, Department of Chemistry, Government PG College of Science रायपुर। इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में मैं आपको बीएससी पार्ट 1 में पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 के पार्ट ए के टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। और आज के इस लेक्चर में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर, अर्थात पदार्थ की द्वैती प्रकृति। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लाइट के डुअल नेचर के बारे में लोगों को पता चल गया था। लाइट के डुअल नेचर का अर्थ है कि लाइट कुछ प्रॉपर्टीज़ में, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो पार्टिकल्स या कणों से मिलकर बना हो, जबकि कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन आदि में वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह तरंगों या वेव्स से बना हो। सन 1924 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं डी ब्रॉगली, उन्होंने डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया। उनका ये कहना है कि हर गतिशील कण, हर मूविंग ऑब्जेक्ट 20वीं सेंचुरी के बिगनिंग में ही लाइट के डुअल नेचर के बारे में साइंटिस्ट लोगों ने बताया था। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही लाइट के डुअल नेचर के बारे में पता चल गया था। लाइट के डुअल नेचर या प्रकाश की द्वैती प्रकृति का अर्थ है कि लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनको समझाने के लिए मानना पड़ता है कि लाइट जो है वो कणों से या पार्टिकल से मिलकर बना है, जबकि रिफ्लेक्शन जैसी प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए मानना पड़ता है कि लाइट जो है वो वेव्स या तरंगों से मिलकर बना है। सन 1924 में फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली ने बताया कि जस्ट लाइक फोटॉन्स, प्रकाश की भांति ही हर गतिशील कण में कुछ न कुछ तरंग लक्षण भी उत्पन्न हो जाता है। मीन्स ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ऑल मूविंग पार्टिकल्स possesses some wave nature also just like photons। और इन गतिशील कणों से जो तरंग संबंधित होती हैं उनको उन्होंने नाम दिया द्रव्य तरंगे, अर्थात मैटर वेव्स का। तो द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज नोन एज मैटर वेव्स। अब ये जो द्रव्य तरंगे हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से टोटली डिफरेंट है। मीन्स द मैटर वेव्स which are associated with the moving objects is totally different from the electromagnetic waves। Let us see what are those differences। पहला डिफरेंस है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, they are associated with electric as well as magnetic field। विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित होती हैं, जबकि मैटर वेव्स या द्रव्य तरंगों में ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं संबंधित होती। दूसरा डिफरेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे ही उत्पन्न होती हैं दे लीव द सोर्सेस, वे अपने स्रोत को छोड़कर फैल जाती हैं, जबकि मैटर वेव्स या द्रव्य तरंगें सदैव अपने सोर्स से जुड़ी होती हैं। तीसरा डिफरेंस है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय तरंगें एक समान स्पीड से चलती हैं, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, जबकि मैटर वेव्स अलग अलग स्पीड से चलती हैं, उनकी स्पीड एक जैसी नहीं होती। चौथा डिफरेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फैलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, दे कैन बी प्रोपोगेट इन वैक्यूम ऑल्सो, बट मैटर वेव्स या द्रव्य तरंगों को फैलने के लिए मीडियम या माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर वेव्स या द्रव्य तरंगे हैं, इनका तरंग दैर्घ्य अपने को अगर जानना है, मेजर करना है, तो हमको ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनका तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ हम लैम्डा इक्वल टू c/ν समीकरण से निकाल लेते हैं, जबकि द्रव्य तरंगों या मैटर वेव्स का अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो हमको डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेट अस सी कि कैसे डी ब्रॉगली इक्वेशन डिराइव हुआ है।
अगर हम आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशनशिप को माने तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये समीकरण आप जानते हैं। एक मिनट, आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन के हिसाब से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, जहां पे E जो है वो मास ऑफ फोटोन है, फोटोन लाइट के बंडल का मास है, C स्पीड ऑफ फोटोन है, फोटोन की स्पीड है, और H जो है वो प्लांक स्थिरांक या प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। उसी प्रकार प्लांक के क्वांटम थ्योरी के हिसाब से E इक्वल टू एच न्यू होता है। अब चाहे हम आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप देखें या प्लैंक की क्वांटम थ्योरी देखें, दोनों में एनर्जी का अपने पास रिलेशन है। इन दोनों रिलेशन को इक्वेट कर देते हैं तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। न्यू मतलब फोटोन की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, उसके बदले हमने सी अपान लेमडा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फाइनली हमको मिलता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। ये जो इक्वेशन है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है, ये फोटोन के वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का इक्वेशन है। चूंकि डी ब्रॉगली रिलेशन नॉट ओनली फोटॉन्स बट सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है, मींस वी जस्ट डिस्कस्ड अर्लियर कि नॉट ओनली फोटॉन्स, सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स में भी वेव नेचर उत्पन्न हुआ है, जिसको मैटर वेव बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये जो डी ब्रॉगली रिलेशन है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी, इसको हम एक मूविंग पार्टिकल या मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होगा, m जिसको अपन मास ऑफ फोटोन बोलते थे वो सब्स्टिट्यूट होके मास ऑफ पार्टिकल हो गया, c स्पीड ऑफ फोटोन बोलते थे वो अब v हो गया है स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो अब इक्वेशन बन गया लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कहा है। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, यही डी ब्रॉगली समीकरण है और इसी से हम किसी भी मैटर वेव का लेमडा या तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। अब हमको मालूम है मास इनटू वेलोसिटी जो होता है उसको मोमेंटम या संवेग कहते हैं। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट m इंटू वी बाय p, देन वी गेट लेमडा इक्वल टू h अपॉन p। अब यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है तो उसको हमने हटा दिया, तो रिलेशन मिल गया लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, अर्थात किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो उस पार्टिकल के मोमेंटम से इनवर्सली रिलेटेड होता है। ये डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट है। अब जब हमको न्यूमेरिकल बनाना है ना, इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो न्यूमेरिकल बनाना है तो ये लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी रिलेशन है हमारे पास। H प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपने को मालूम है इनके सिस्टम में 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, अब दो प्रकार के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। पहला, जब किसी पार्टिकल का मास दिया है और उसकी स्पीड दी हुई है और हमको बोलेगा वो कि इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो, या दूसरा हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया होगा है ना, और मोमेंटम या वेलोसिटी या मास निकालने बोलेगा। तो इस तरीके से दो प्रकार के न्यूमेरिकल्स इसमें से आते हैं। थैंक यू।